तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का आज पाठ का नाम होगा। और सबसे पहला ही हेडिंग है उपसार संयोजक यौगिक। उपसार संयोजक यौगिक, ठीक है ना। उपसार संयोजक यौगिक, ध्यान से देखना बाबू। आकाश बाबू आप खाली देखिए ब्लैक बोर्ड पर पास। देखो जब भी बात करेगा उपसार संयोजक यौगिक को, ठीक है ना, तो आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे, तो आपको याद होगा कि ऐसे यौगिक, सुनो याद करो सब लोग, ऐसे यौगिक जिसको जब हम लोग जल में डालते हैं तब पूर्ण रूप से अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। एक छोटा अणु में और एक बड़ा अणु में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। कौन टूट जाते हैं? उपसार संयोजक यौगिक। याद करो, माने दो प्रकार के आयनों में टूट जाते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। और अपने पहचान को ये बनाए रखते हैं, अपने पहचान को ये क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। याद करो सब लोग, याद करो। एक बार फिर बता रहे हैं कि ऐसे यौगिक जिसको जब हम लोग जल में क्या करते हैं, डालते हैं, तो अपने आयनों में पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं और अपने पहचान को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। माने अपने पहचान को नहीं खोते हैं, अपने पहचान को बनाए रखते हैं। तो ऐसे यौगिक हम लोग क्या कहते हैं, उपसार संयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो सब लोग। K4FeCN6, K4FeCN6। आप इसको जल में डाल रहे हैं, तो देखो 4K के ऊपर प्लस हो जाएगा, अब प्लस हाई हो जाएगा, या फिर CN6 के ऊपर 4 माइनस हो जाएगा। देखो ध्यान से, आपने क्या कहा, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, एक प्रकार के। देखो ये उपसार संयोजक यौगिक है। आपने इसको जल में डाला तो देखो ये प्लस में, और ये देखो बड़े कोष्ठक के अंदर हमेशा उपस्थित रहते हैं। और इसी से इसकी पहचान बनी हुई है कि एक प्रकार के क्या है, उपसार संयोजक यौगिक है। ये अपने पहचान को बनाए रखते हैं, जब जल में क्या करते हैं, घोलते हैं। सबको याद होगा, क्या बताओ, कि ऐसे यौगिक जिसको हम लोग जल में डालते हैं तो वह पूर्ण रूप से अपने आयनों में नहीं टूटते हैं और अपने पहचान को बनाए रखते हैं। अब बड़ा कोष्ठक कहीं भी आपको दिखाई दे दे, देखो ये बड़ा कोष्ठक है, बड़ा कोष्ठक कहीं भी दिखाई दे दे तो समझिए कि वो क्या है, उपसार संयोजक यौगिक है। बड़ा कोष्ठक कहीं भी दिखाई दे दे तो समझिए कि उपसार संयोजक यौगिक आपके हैं। तो पहला सबको याद हो गया क्या? दूसरा हो, ये तो पहला हेडिंग था। दूसरा आ जाओ, द्विक लवण। पहले इसके बारे में जानो। अच्छा आप पढ़े क्या, K2SO4 इंटू Al2SO4 का 23 इंटू 24H2O। अब इसको घोलेंगे तो पूरा एकदम पूर्ण रूप से टूट गया। K2SO4 प्लस Al2SO4 का 23 प्लस 24H2O, ठीक है ना। तो देखो द्विक लवण में कहोगे, उसका उल्टा परिभाषा बताना है, किसका, उपसार संयोजक यौगिक के। कहोगे द्विक लवण में कि द्विक लवण ऐसे यौगिक होते हैं जिसको जब हम जल में डालते हैं तो वह पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाते हैं और अपने पहचान भी खो देते हैं। देखो ये फिटकरी का सूत्र है। ये देखो इसका मतलब है सब एक ही में, इंटू का मतलब होता है सब एक ही में। लेकिन आपने इसको जल में घोला, जल में घोला, H2O में घोल दिया इसको, तो देखो सब अलग हो गया। ये पोटेशियम सल्फेट अलग हो गया, एल्युमिनियम सल्फेट अलग हो गया, और ये जल का होता है, अलग हो जाता है। तो द्विक लवण का मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको जल में डालते हैं तब पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाता है और अपने पहचान भी खो देता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। चलो सब लोग को याद हो गया। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, इसका नाम होगा पोटेशियम है, सल्फेट ना कहिए, खाली पोटेशियम एल्युमिनियम तब सल्फेट कहें, और बस इतना लिख के छोड़ देते हैं। चलिए आ जाइए, अब आपको आता है उपसार संयोजक सत्ता। तीसरा हेडिंग, जो हेडिंग सबको याद होगा, जल में घोलेगा तो पूर्ण से अपने आयनों में टूट जाता है। चलो तीसरा आपका हेडिंग है उपसह संयोजक या संयोजन, जो भी कहिए, सत्ता। उपसह संयोजक सत्ता। चलो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल से इसका परिभाषा भी है, कोई आप भुला नहीं सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप नहीं भुला सकते हैं। बहुत सिंपल इसका परिभाषा है। तो क्या कहोगे ना कि उपसार संयोजक यौगिक में बड़े कोष्ठक के अंदर जो तत्व उपस्थित होते हैं, माने बड़े कोष्ठक के अंदर जितने तत्व उपस्थित होते हैं उसी को हम लोग उपसार संयोजक सत्ता कहते हैं। याद करो, इससे पहले तो ये भी बड़ा कोष्ठक के अंदर है, इसको क्या कहेंगे, उपसार संयोजक सत्ता। ये भी बड़ा कोष्ठक के अंदर है, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, उपसार संयोजक सत्ता। तो यानी आपने ही कहा कि किसी भी जो उपसार संयोजक यौगिक होते हैं उसमें बड़े कोष्ठक के अंदर जितने तत्व उपस्थित होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपसार संयोजक सत्ता कहते हैं। बोलो
याद होगा उपसहसंयोजक सत्ता। सत्ता का मतलब होता है ना बड़े कोष्ठक के अंदर, बड़े कोष्ठक के अंदर जितना उपस्थित होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक सत्ता कहते हैं। चलो अब आइए केंद्रीय परमाणु के पास, अगला हेडिंग आपका है हेडिंग नंबर 4 नंबर है, उसको ऊपर वाला मिटा देते हैं। केंद्रीय परमाणु, तो 3 हेडिंग तो आप लोग एकदम क्लियर याद हो गया होगा, 3 हेडिंग। चलो अब आते हैं 4 नंबर हेडिंग के पास। अगर आपसे कोई पूछे आपसे केंद्रीय परमाणु क्या होता है, सेंट्रल एटम करते हैं। मान यहाँ पर लिख दिया K4, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए या फिर CN6, या मान लीजिए या आप यहाँ पर लिख लीजिए CuCO और Cl का ट्वाइस लिख लीजिए। चलो अगर केंद्रीय परमाणु कहेगा तो क्या कहेंगे, केंद्रीय परमाणु जो होता है उपसहसंयोजक सत्ता के अंदर पाया जाता है। जो केंद्रीय परमाणु होता है उपसहसंयोजक सत्ता के अंदर पाया जाता है। और जो लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है, लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है। और ये धातु होते हैं, याद हो, देखो जो मैं चिन्ह लगा रहा हूँ वही केंद्रीय परमाणु है। F भी आपका केंद्रीय परमाणु है, CO भी आपका केंद्रीय परमाणु है। तो केंद्रीय परमाणु वो होता है ना जो लिगेंड कहलाते हैं, जो इसके साथ जुड़े हुए लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। और ये सब डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। केंद्रीय परमाणु कहाँ के, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। जब भी आपसे पूछेगा कोई केंद्रीय परमाणु क्या होता है, तो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। सबको याद हुआ क्या। अब आते हैं लिगेंड के पास, लिगेंड के पास 5 नंबर पाइए, लिगेंड के पास, लिगेंड। अच्छा मान लो, देखो यही आप लिख लीजिए, चलिए दो बना लीजिए, या फिर CN6, उससे कौन अंतर नहीं पड़ता, इसलिए अंग्रेजी में लिखा जाता है CuCl2। हाँ तो देखो ध्यान से एक चीज़ बता दें, जब भी लिगेंड की बात करेगा तो क्या कहेंगे, लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड वे होते हैं जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन देते हैं। सब लोग याद करें, लिगेंड वे होते हैं जो केंद्रीय परमाणु को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब लिगेंड के कई प्रकार होते हैं, देखो CN भी एक लिगेंड है और आपके Cl भी एक लिगेंड है। माने जो भी माने, देखो केंद्रीय परमाणु है या फिर केंद्रीय परमाणु है, और CO भी क्या है, केंद्रीय परमाणु है, और इसके साथ जो जुड़ा है क्या है, लिगेंड है। तो CN आपका लिगेंड और Cl2 भी आपका क्या है, लिगेंड है। आज इस पार्ट को एकदम अच्छे से आप पढ़ लीजिए, हम बता देते हैं, और इसको कभी भूलिएगा मत आप, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं लिगेंड के माने प्रकार। एक होता है धनावेशित लिगेंड, जिसके ऊपर धनावेश का चिन्ह होता है उसको क्या कहते हैं, धनावेशित लिगेंड कहते हैं। चलो एक होता है ऋणावेशित लिगेंड, जिसके ऊपर किसका चिन्ह होता है, ऋणावेश का चिन्ह होता है। एक होता है उदासीन लिगेंड, जिसके ऊपर कोई चिन्ह नहीं होता। तो लिगेंड के प्रकार में सुनो ध्यान से, देखो ए नंबर होता है, जो ए नंबर होता है आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर, माने आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है धनावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड, और एक होता है ऋणावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड, एक होता है उदासीन लिगेंड। ठीक है, तीनों लिगेंड। धनावेशित लिगेंड में क्या होगा ना, धन का चिन्ह होगा, जैसे यहाँ पे लिखते हैं NH3 के ऊपर प्लस लिख दीजिए, धनावेशित लिगेंड है ना, माने अच्छा H2H3O के ऊपर प्लस लिख दीजिए, तो धनावेशित लिगेंड में आ जाता है। ऋणावेशित लिगेंड का मतलब होता है Cl पर माइनस लिख लीजिए, Br पर माइनस लिख लीजिए, OH पर माइनस लिख लीजिए, अच्छा आपके और भी होता है Na2 पर माइनस लिख लीजिए, तो ये आपके ऋणावेशित होता है। उदासीन में जैसे NH2 लिख लीजिए, H2O लिख लीजिए, CO लिख लीजिए, तो उदासीन लिगेंड होता है। समझे कि नहीं समझे, देख लो एक बार ध्यान से सब लोग। माने आवेश के आधार पर, आवेश का मतलब होता है चिन्ह, धनावेशित, ऋणावेशित। आवेश के आधार पर अगर लिगेंड की बात करेंगे तो 3 प्रकार का होता है। एक होता है धनावेशित लिगेंड, एक होता है ऋणावेशित लिगेंड, एक होता है उदासीन लिगेंड। तो धनावेशित लिगेंड का मतलब होता है कि उसके ऊपर धन का चिन्ह होगा, एक बार सुना रहेगा तो याद रहेगा। और ऋणावेशित लिगेंड का मतलब होता है उसके ऊपर ऋण का चिन्ह होता है। उदासीन लिगेंड का मतलब होता है उसके ऊपर कोई चिन्ह नहीं होता है। बोलो सबको याद होगा, मत भूलिएगा इसको कभी, ठीक है। चलिए उसके बाद से एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड, याद करिए बहुदंतुर लिगेंड। अब हम लोग दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर बात कर रहे हैं, ये तो आवेश के आधार पर था।
अब जो बात आपकी होगी दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार। ये समझ में आ रहा है? तुम सब पढ़े हो? तुम भी नहीं पढ़े हो बाबू, तुमको ध्यान से समझना पड़ेगा ये सब। कॉपी वॉपी ले करके कंप्लीट तरी कॉपी बना लो, क्योंकि देखो जब जब रिपीट होगा तब तक बधाई उत्पन्न होगी। उसमें करना कुछ नहीं है, कॉपी ले लो, एक दिन बैठो पूरा लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस मान ये मत सोचो कि बाप रे अब क्या होगा, 3 दिन में पूरा कॉपी तुम्हारा कंप्लीट होगा। उन्हें याद करने में भी अच्छा रहेगा। मान लीजिए आज की पाठ आपकी चल रही है, आज की ये पाठ चल रही है, आज इसको लिख लो जाकर के घर पर, कहीं लिख लो, तो ये आपका होता है दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड का प्रकार। समझ रहे हो? दाता परमाणुओं के संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार। लिगेंड के प्रकार, चलो लिगेंड के प्रकार किसके आधार पर? दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। एक दंतुर लिगेंड, एक दंतुर लिगेंड, एक तो पहला नंबर ये हो जाता है, ठीक है, और दूसरा नंबर ये होता है द्विदंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड। तीसरा नंबर क्या होता है? बहुदंतुर लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड। देखो खूब ध्यान से समझना है, कुछ इसमें है नहीं, बस खाली मैं बोल रहा हूँ, सुन लो, याद कर लो बस एकदम बढ़िया से। हाँ देखो, एक दंतुर, अच्छा एक का मतलब होता है, एक दंतुर का मतलब देने वाला, माने ऐसा लिगेंड जो एक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होता है, माने जो एक इलेक्ट्रॉन को देता है, जिसमें क्लोरीन कह सकते हैं ना, Cl पर माइनस आ गया, Br पर माइनस आ गया, चमाल H2O आ गया, चाहे जो भी आपका, जिसके ऊपर माने क्या होता है ना, एक ही लिगेंड, एक ही इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होते हैं, उसको मतलब क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको बताओ? एक दंतुर लिगेंड। द्विदंतुर लिगेंड बताओ, जिसके अंदर 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, जिसके अंदर कितना? 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, उसको द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। याद है आपको? हम बताए थे एथिलीन 1,2 डाई एमीन, याद है? एथिलीन 1,2 डाई एमीन, एथिलीन 1,2 डाई एमीन। अच्छा, इसी को शॉर्टकट में ईएन कहते हैं, याद है? इसी को शॉर्टकट में ईएन कहते हैं। अब देखो इसमें क्या है, दो दाता लिगेंड परमाणु है। देखो पहले एथिलीन कहता है तो 2 कार्बन दिखा दो, एक 1 पर और एक 2 पर, तो 1,2 डाई एमीन, एक यहाँ पर एमीन दिखा दो और एक यहाँ पर एमीन दिखा दो, एक यहाँ पर एमीन दिखा दो। देख रहे हो? एथिलीन कहेगा तो 2 बना लो, और क्या दिक्कत है इसमें? और देखो एक और चीज़ बता दें, संतुलित करो, CH2 लिख लो। देखो इसके अंतिम में, नाइट्रोजन के अंतिम में कितना होता है समझो राजकुमार बाबू? 5 होता है। तो मान लो एक तो 2 हाइड्रोजन लेके चला गया, कि बॉन्ड लेके चला गया, 3 को तो चला गया, तो 2 आपका बचेगा। तो देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 बचेगा, इसलिए इसको द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। तो यहाँ भी ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो जिसके ऊपर माने 2 दंतुर लिगेंड इसको कहा जाता है। एक आपको क्या होता है? बहुदंतुर लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड, ध्यान रखना, बहुदंतुर लिगेंड होता है। चलिए, बहुदंतुर लिगेंड इसके में जिसका माने जो बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है, माने ऐसे लिगेंड जिसमें बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी होती है, बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, उसको बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, जरा सोच के बताओ। NH2 CH2 CH2 फिर NH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर NH2, 2 यहाँ पर दिखा दो, 2 यहाँ पर दिखा दो, 2 यहाँ पर दिखा दो। तब बहुदंतुर लिगेंड में क्या कोई पूछता है तो क्या बताएंगे कि जिसमें माने 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, तो उसी को बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? बता दोगे सब लोग इसको? चलो भाई, उभयदंतुर लिगेंड आ जाओ। उभयदंतुर लिगेंड, इसको भी आप भूल नहीं सकते हैं, उभयदंतुर लिगेंड। देखो ऐसे लिगेंड जिसके परमाणु बदल बदल करके, अदला बदले करके, यहाँ पर लिख देते हैं, 4 नंबर आपका है, उभयदंती लिगेंड या उभयदंतु जो भी कहिए। जैसे मान लो यहाँ पर NO2 हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ONO लिख सकते हैं, या CN हो गया तो इसको NC भी तो लिख सकते हैं। देखो अब सीधा करेंगे,
देखो अदला बदली करके। उभयदंतु का मतलब क्या होता है? उभय का मतलब होता है दोनों। जैसे आपका मेढक ले लें बायोलॉजी के हिसाब से, तो जल पर भी रह सकता है, स्थल पर भी रह सकता है, दोनों पर रह सकता है। तो उसी तरीके से अगर उभयदंती लिगेंड कहता है तो आप सीधे कहेंगे ऐसे लिगेंड जिसके परमाणु अदला बदली करके केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो उसी को कहते हैं उभयदंतु लिगेंड। माने वह लिगेंड जो अदला बदली कर करके केंद्रीय परमाणु के इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं, तो उसको उभयदंती। उभयदंती का मतलब अदला बदली दोनों। जैसे NO2 है तो यहाँ N इलेक्ट्रॉन देगा, और ONO है तो इसको O इलेक्ट्रॉन देगा केंद्रीय परमाणु के। जैसे CN है तो साइनाइड कहते हैं तो C इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे NC है तो इसको आइसोसाइनाइड कहता है तो N इलेक्ट्रॉन देता है। तो जिसमें लिगेंड माने क्या होते हैं? अदला बदली करके तब केंद्रीय परमाणु के इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उभयदंती लिगेंड कहते हैं, उभयदंती लिगेंड कहते हैं। चलिए किलेट के पास आ जाइए, किलेट के पास आ जाइए। चलो किलेट हो जाएगा, सब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बता देंगे। उपसंयोजन संख्या आ जाइए, उपसंयोजन संख्या याद करिए, याद है आपको? चलिए अब आते हैं हम लोग सीधे। आपको कोई पूछे उपसंयोजन संख्या किसे कहते हैं, तो सीधे आप कहते हैं, सीधे ध्यान से आप सुनिएगा। उपसंयोजन संख्या में मिटा के बता रहे हैं आपको। ये सब आपको याद हुआ कि नहीं बताओ? याद हो गया? कल अगर पूछे हम तो बता दोगे सब लोग? एकदम ध्यान से समझो, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस सुनोगे ध्यान से ना, सब याद हो जाएगा। चलिए आपके पास एक आ रहा है क्या? उप सह संयोजन संख्या, उप सह संयोजन संख्या, ठीक है? उप सह संयोजन संख्या। सुनो ध्यान से सब लोग, एकदम ध्यान से सुना। कहोगे अच्छा मान लो यहाँ पर है, सोचो पहले उदाहरण से बताया तुम लोग को, उदाहरण ही तुम लोग को समझ में आएगा तो तभी समझ में आएगा। इसके साथ चीज हो गया। तो अगर यफी का मैं कहूँ उपसह संयोजन संख्या बताइए, तो क्या कहोगे? 6 कहोगे ना? 6 कहोगे कि नहीं कहोगे? बताओ यफी क्या है? यफी क्या है बताओ? केंद्रीय पर सेंट्रल एटम कहा जाता है इसको। सीएन क्या है बताओ? सीएन कौन कहता है कि आप नहीं पढ़ते हैं? इतना मेहनत करते हैं, बोलिए। आप मेहनत करते हैं कि हम मेहनत करते हैं? सोच लीजिए। क्यों आप वाह ऐसा बात कर रहे हैं आप? तो चलिए उप सह संयोजन संख्या में अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? डायरेक्टली सुन लो कि केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या को उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। बात समझिए? जो केंद्रीय परमाणु है, इस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। देखो यहाँ 6 जुड़ा है ना, डायरेक्टली इस केंद्रीय परमाणु से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसलिए यफी का उप सह संयोजन संख्या कितनी होगी? 6। माने केंद्रीय परमाणु से जितने लिगेंड जुड़े होते हैं, देखो ये लिगेंड है, मैं सब लिख दिया हूँ। केंद्रीय परमाणु जितने लिगेंड जुड़े होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। बताओ सबको याद होगा क्या? देखो अब आपके पास आएगा ना, अब आपको तो कुछ पढ़ना है। समन्वय मंडल क्या होता है? समन्वय मंडल क्या होता है? याद करो समन्वय मंडल। अगला हेडिंग आपका यही है, समन्वय मंडल। तो मैं बता देता हूँ आपको, समन्वय मंडल, ठीक है? मान लो यहाँ पर एफी दे दिया, CN 6 दे दिया। चलो इसका भी जेंगा आप उप सह संयोजन सत्ता की परिभाषा बताए थे ना, सेम टू सेम यही इसमें भी परिभाषा होगा। समन्वय मंडल का मतलब क्या होता है? सुनो इधर देखो कि बड़े कोष्ठक के अंदर, ये बड़ा कोष्ठक है, बड़े कोष्ठक के अंदर जितने भी तत्व उपस्थित होते हैं उसी को समन्वय मंडल कहते हैं। जैसे आप उप सह संयोजन सत्ता को बताए थे ना, समझो वही डिफिनेशन इसमें भी है। तो बड़े कोष्ठक के अंदर जितने भी तत्व उपस्थित होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उप सह संयोजन सत्ता कहते हैं। याद करो बड़े कोष्ठक के अंदर या मंडल कहते हैं समन्वय मंडल, जितने तत्व उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं? समन्वय मंडल कहते हैं। याद करो। अच्छा यहीं पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ थोड़ा सा, तीसरा नंबर पर प्रति आयन। प्रति आयन अगर मैं लिख दूँ पहले K4FeCN6, सारा कहानी इसी पर तो है। जो बाहर आता है ना प्रति आयन है, ये प्रति आयन है। ये क्या है बताओ? ये फिर केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु पर लिखा भी गया है। ये क्या है? लिगेंड। ये क्या है? लिगेंड। दूसरा का मान लो यहाँ पर लिख दिया हमने यफी, यहाँ पर लिख दिया हमने Cl2, यहाँ पर लिख दिया Br2 और बंद करके यहाँ पर लिख दिया मैंने NO2, ठीक है? तो ये भी तो प्रति आयन है, ये भी तो क्या है? प्रति आयन है।
ये कहा मैं एल लिख दूंगा समझे लिगेंड, ये एल लिखूंगा समझे लिगेंड, मैं सी लिख दूंगा समझो सी एम का मतलब होता है केंद्रीय परमाणु यानी केंद्रीय एटम। तो सुनो ध्यान से सब लोग एकदम आराम से। तो कहोगे ना, कोई आपसे पूछे प्रति आयन किसे कहते हैं, तो छोटा सा डिफिनेशन है कि बड़े कोष्ठक के बाहर जितने भी तत्व होते हैं या जितने भी परमाणु होते हैं, बड़े कोष्ठक के बाहर जितने भी परमाणु होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रति आयन कहते हैं। अगर ये देखो इधर जब रहेगा ना, जब ये हटेगा तो माइनस का चार्ज आता है इसके ऊपर, क्योंकि धनात्मक उल्टा चार्ज आता है। और ये भी तो प्रति आयन ही है, लेकिन ऋणात्मक ये हटेगा तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है। तो बड़े कोष्ठक के बाहर, जैसे बड़ा कोष्ठक है इसके बाहर जितने भी माने परमाणु उपस्थित होते हैं हम इसको प्रति आयन कहते हैं। देखो K4 आपका प्रति आयन है, क्यों है, क्योंकि बड़े कोष्ठक के बाहर उपस्थित है। यहाँ यूनिट 2 देख रहे हैं, यह भी आपके क्या है, प्रति आयन है। क्यों है, क्योंकि बड़े कोष्ठक के भी बाहर है, माने बड़े कोष्ठक के बाहर जितने उपस्थित होते हैं ये जो आप लोग देख रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रति आयन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक और बहुत प्यारा सा आ रहा है और आपको बहुत इंतजार भी था इसका कि ऑक्सीकरण संख्या की बात हम लोग करेंगे। किसकी बात करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या की बात करेंगे। बहुत मैंने आपको याद था इस बात को कि हम लोग कब आएगा, तो आ चुका है। खुद कुछ आप निकालेंगे, कुछ हम निकालेंगे, लेकिन इसका पहले इसका जो रूल है उसको हम लोग जानने के प्रयास करते हैं। आइए मिटा रहे हैं सबको याद हुआ का जितना डिफिनेशन मैंने बोला, याद हुआ। सुनिए, अब हम आएंगे ना ऑक्सीकरण संख्या के पास, ऑक्सीकरण संख्या। अच्छा, पहले कुछ बात बता दे, सुनो ध्यान से। वर्ग 1 में जितने भी तत्व होते हैं उसका ऑक्सीकरण संख्या 1, वर्ग 2 में जितने भी तत्व होते हैं 2, वर्ग 13 में जितने भी तत्व होते हैं उसका 3 लिखो, 3 लिखो, 3 नहीं होता है, वर्ग 13 में होता है, तुम्हारे लोग 13 है ना, तो 2 8 5, अथवा ये तो 3 होगा या 5 लिख लो, चलो 5 लिख लो, चलिए दोनों हो जाएगा, 3 लिखो। और वर्ग 14 में जाओगे तो 4, 15 में जाओगे तो 5 या 3 लिख लो। 5 लिखोगे ना तो 3 लिखना होगा, तो -3 लिखना पड़ेगा। किसमें, 13 की बात है, ठीक है, और 14 की बात है, और 15 की बात है। 16 में जाओगे तो -2 ही लिखा जाता है, 17 में जाओगे तो -1 लिखा जाता है, 18 में जाओगे तो 0 लिखा जाता है। और बाकी सब तुम लोग जानते हो, CN का -1 लिखते हैं, H2O कहीं रहेगा इसके लिए 0 लिखते हैं, NH2 कहीं रहेगा इसके लिए भी 0 लिखते हैं, NH3 रहेगा तभी 0 लिखते हैं। ये सब आपका आएगा, CO रहेगा तभी आप 0 लिखेंगे, NO2 लिखता है तो -2 लिखते हैं, -1 लिखते हैं, CO2 रहेगा तो -2 लिखते हैं, C2O4 रहता है तो -2 लिखते हैं। ये आपको मुंजबानी याद होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं, और तो आपको याद होगा कि जब भी माने ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो केंद्रीय परमाणु का ही निकालते हैं। केंद्रीय परमाणु का मतलब देखो, अगर मैं आपसे एक छोटा सा प्यारा सा ले करके चले कि K4 या फिर CN6, K4 या फिर CN6, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप बताएंगे कि कौन, बताएंगे ये K4 को क्या कहेंगे आप, इसको प्रति आयन कहेंगे हम लोग, बाहर अभी बताया गया था। या फिर को क्या कहेंगे, केंद्रीय परमाणु कहेंगे, इसको केंद्रीय परमाणु कहेंगे। कोई बात नहीं है, घबराने की थोड़ा बात भी नहीं है, हम है ना, बोल रहे हैं, यहाँ से एकदम सुनते रहिए। तो K4 को क्या कहेंगे, प्रति आयन, और Fe को क्या कहेंगे, केंद्रीय परमाणु, और CN को क्या कहेंगे, लिगेंड। याद हो गया होगा कि जो माने K4 है उसको प्रति आयन, Fe को केंद्रीय परमाणु, और CN को क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। हमेशा जब भी माने ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाएगा तो याद करना तुम लोग, हमेशा जब भी ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे केंद्रीय परमाणु के, एकदम याद करो सब लोग, हमेशा ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे। हम आपको एक बार रिपीट और करा देते हैं। वर्ग 1 का मतलब होता है हलीना के रब से फरियाद। हलीना का रब से मतलब हो गया हलीना के रब। ये कहीं आपको दिखाई दे दे, ये कहीं आपको दिखाई दे दे तो इसको बिना सोचे समझे एक ही लिख देना है, बात खत्म होती है। वर्ग 2 के क्या होता है, भीख मंगे का सर बड़ा। चलिए, 13 में क्या होता है, बैगन आलू गाजर। चलिए लिख रहे हैं फास्फोरस, हमारा पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया नहीं, 14 है ना, काशी जी शंकर पहुँचे। चलिए वर्ग 17 को मुख्य रूप से याद रखिएगा, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, 17 को मुख्य रूप से याद रखिएगा। अब सुनिए ध्यान से, कैसे आप निकालें, किसका ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है, केंद्रीय परमाणु। कौन है केंद्रीय परमाणु, या फिर कैसे निकालेंगे, जरा सोचिए। K का कितना होगा, जरा सोच के बताओ। 1 क्या है आपके पास K, और K के लिए कितना होता है, 1 होता है ना ऑक्सीकरण संख्या। तो या 1 लिखो, 1 गुना नीचे 4 है तो 4 प्लस के चिन्ह कर दो,
जब एक तत्व के बाद दूसरा तत्व के पास जाओगे प्लस का चिन्ह, या फिर का एक्स लिख लो, Cn का -1 लिख लो, गुना 6 है तो 6 लिखो बराबर 0। चलो 4 से गुना 1 में करोगे 4 प्लस एक्स, आई गुना करोगे -6 बराबर 0, एक्स -6 में 4 आ जाएगा -2 बराबर 0, तो एक्स प्लस 2 आ गया। यानी एफ का जो अक्षरगत संख्या आया 2 आया। कुछ सीखे कि नहीं सीखे बताइए। हम आपको क्या कहें कि हमेशा इसको छोड़ करके बाकी सबका आपका मान याद होना चाहिए, भर देंगे आपका निकल जाएगा। जब आप के निकालेंगे तो के लिए नीचे 4 है तो 4 प्लस एफ के लिए एक्स, Cn के लिए -1 गुना 6 बराबर 0, 4 प्लस एक्स -6 बराबर 0, -6 में से 4 जाएगा -2, तो एक सौ क्या हो जाएगा +2 आएगा। 100 कितना आ गया +2 आएगा। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए एक और आप हल करके देखेंगे। अच्छा आपको अच्छा लग रहा है कि अक्षरगत संख्या निकालना? ठीक है, आपको आना भी चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है ना, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होता। CO का तो चलिए। अच्छा एक और है आपको NiCO4, तो बताओ किसका अक्षरगत संख्या निकालना है? Ni का। कितना होगा सोच के बताओ। लड़कियां बताएंगे? कोई नहीं, लड़के बताएंगे, लड़कियां बताएंगी। इसमें Ni का अक्षरगत संख्या कितना होगा? क्यों हटे तो छेक करके रखेंगे। कितना होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि यहाँ पर CO बराबर क्या लिखा गया है? 0, इसलिए हटा रहे हैं यहाँ। इसको बनाते हैं तो यहाँ नहीं क्या मानेंगे? x प्लस 0 गुणे 4 बराबर 0, तो x बराबर का आ गया 0, तो 0 आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? हटाने से काम नहीं चलेगा, आपको लगाना पड़ेगा। हाँ चलिए या फिर Cn 6 हो गया। चलो जल्दी से हम हट यहाँ पर आ जाते हैं कि आप क्या करके बताएंगे। अब बोलिए कितना होगा? कितना आता है? 6 होगा, क्योंकि कहो माइनस में नहीं आता, ध्यान रखना। देखो Cn है ना, तो Cn में कितना लिखा गया? -1 यहाँ पर। इसका x प्लस -1 गुना 6 बराबर 0, तो x -6 बराबर 0, और x पर कितना आ जाएगा? 6। शायद आप समझ गए होंगे। अक्षरगत संख्या में कोई दिक्कत आपका नहीं है, बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आ जाते हैं हम लोग होमोलेप्टिक लिगेंड के पास। होमोलेप्टिक लिगेंड के बारे में बता रहे इसको। होमोलेप्टिक, जब भी होमोलेप्टिक लिगेंड कहेगा ना तो इसमें एक ही प्रकार के लिगेंड होता है, माने सेम होता है। जब भी होमोलेप्टिक लिगेंड कहेगा तो इसमें एक ही प्रकार का क्या होता है? लिगेंड होता है। देखते हैं हम लोग समझते हैं। तब हेटेरोलेप्टिक लिगेंड कहते हैं। देखो एक आपका होता है, आपसे कोई पूछे होमोलेप्टिक लिगेंड, तो इसमें तो सेम होता है। जैसे एफ हो गया, यहाँ पर Cn 6 हो गया, सेम है, एक ही रहेगा इसमें। मान लो यहाँ पर CO है, अब Br पर 2 है, तो ये भी होमोलेप्टिक कहलाएगा, ठीक है ना। ये क्या होता है? हेटेरोलेप्टिक लिगेंड का मतलब सब माने अलग अलग होता है। तो क्या होगा? यहाँ पर F, यहाँ पर Br2 Cl2 I2। चलो तो क्या कहोगे? देखो इसमें एक केंद्रीय परमाणु आपको जरूर दिखाना पड़ेगा, अनिवार्य है। बाकी जितने भी होंगे सब लिगेंड होंगे। अगर कोई आपसे पूछे होमोलेप्टिक लिगेंड किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे कि ऐसे लिगेंड, देखो ध्यान से, ऐसे लिगेंड जिसकी संख्या समान हो, जो माने एक ही प्रकार के लिगेंड जब होता है तो उसको होमोलेप्टिक लिगेंड कहते हैं। जैसे देखो इसमें एक ही लिगेंड है Cn, है तो केंद्रीय परमाणु है ना, Cn एक ही लिगेंड है, इसीलिए इसको हम लोग होमोलेप्टिक लिगेंड कहते हैं। और हेटेरोलेप्टिक लिगेंड का मतलब ये हुआ कि जिसमें अलग अलग प्रकार के लिगेंड है। जैसे Br2 है, जैसे Cl2 है, I2 है, देखो अलग अलग है ना, एक ही तो तत्व है, एक ही यौगिक है, लेकिन इसमें लिगेंड देखो अलग अलग है। तो इसको हम लोग कौन सा लिगेंड कहेंगे? बोलो सोच के बताओ। हेटेरोलेप्टिक कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि जिसमें सभी लिगेंड कहाँ है? अलग अलग। कोई दिक्कत है बताओ? सब लोग बता दोगे? तो हेटेरोलेप्टिक और होमोलेप्टिक सब आपको याद हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट पर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं केंद्रीय परमाणु के। अब हम लोग आते हैं, जानते हो क्या बाबू? उपसंयोजक यौगिक का सूत्र लिखना। उपसंयोजक यौगिक का सूत्र लिखना, यह आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत प्रैक्टिस को मैंने आपको कराया था, फिर आज हम लोग सीखते हैं कि जो उपसंयोजक यौगिक को, तन को घबराइएगा मत, आराम से एकदम पढ़िएगा। उपसंयोजक यौगिक का कैसे आप IPSC नाम लिखेंगे। मिटा दो सब, बस अब छुट्टी होगा, वेट करिए थोड़ा सा, 4 बजे, आधा घंटा।
ठीक है, अरे पढ़िए ना, मैं खुद टाइम टू टाइम छुट्टी कर दूंगा, ठीक है। चलिए, मान लो यहाँ पर रहोगे तो कुछ सीखोगे ना। घर पर आदमी रहता तो नहीं पढ़ता, इधर उधर में टाइम बीत जाता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन चलो देखो बाबू, जब मेहनत करोगे ना, जब माने पढ़ोगे तो मुश्किल होगी एकदम निश्चित। तूफान के साथ गुजरना पड़ेगा, बरसात होगा आना पड़ेगा, बैठ के यहाँ पे माने मेरे स्पीच को सुनना पड़ेगा। चाहे कहीं भी पढ़ेंगे, कोई भी टीचर जो पढ़ाता होगा उसके स्पीच को सुनना पड़ेगा, किताब देखना पड़ेगा, तकलीफ उठाना पड़ेगा, ठीक है। टीचर लोग बात नहीं करने देंगे। अगर घर पर रहते तो कोई दिक्कत नहीं होता, जहाँ मन के सो करते, घूमते, कोई मोबाइल चलाते, वहाँ भी बेचैने रहते हैं, घरों में बेचैने रहते हैं, चैन से नहीं रहते, तो मोबाइल चलाते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, कहीं चैन नहीं मिलता है, समझ रहे हैं ना। देखिएगा ना, कभी इधर कभी उधर, कभी ये बिछौना पर, कभी ऊपर छत पर, कभी नीचे, कभी टीवी चालू करते हैं, कभी मोबाइल चालू करते हैं, वहाँ भी ठीक ठाक नहीं रहते हैं। क्या करेंगे, उपशासन या कहाँ लैट्रिन में बैठे उतार, हाँ उपसाह संयोजक। तो इतना आसान भी तो नहीं है ना जाना वहाँ पर, बोलिए इतना आसान थोड़े है जाना। इतना मेहनत से आपको भगवान बनाए फुर्सत से। उपशासन का सूत्र आपको लिखना है। अच्छा देखो कैसे लिखोगे, पहले समझ लो। सूत्र लिखना है, ठीक है। रासायनिक नाम दिया रहेगा, इसका माने सुनो पहले तो क्या होगा, नियम में तो समझ लो, नियम में समझ लो। रासायनिक नाम दिया रहेगा, रासायनिक नाम दिया रहेगा, दिया रहेगा, ठीक है। रासायनिक नाम क्या होगा, दिया रहेगा। सुन लो ध्यान से, बढ़िया से, नाम दिया रहेगा, इसका सूत्र आपको लिखना होता है। इसमें लिखोगे तो सबसे पहले प्रतियान लिखा जाता है बाबू, ध्यान से समझ लो। क्या लिखा जाता है, प्रतियान प्लस लिगेंड लिखा जाता है, लिगेंड लिखा जाता है। वो भी कैसा, अल्फाबेटिकल, कैसा, अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल का मतलब ये होता है पहले ए वाला लिखा जाएगा, तब बी वाला, पहले ए वाला, तब बी वाला, तब सी वाला लिखा जाएगा। प्लस, सुनो ध्यान से, प्लस केंद्रीय परमाणु, प्लस केंद्रीय परमाणु, ठीक है। और प्लस रोमन अंक में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाता है, रोमन अंक में। रोमन अंक मतलब जानते हैं आप लोग, अरे 1 होगा तो ऐसे लिखा जाता है, 2 होगा तो ऐसे लिखा जाता है, 3 होगा तो ऐसे लिखा जाता है, 4 होगा तो ऐसे लिखा जाता है, 5 होगा तो ऐसे लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग रोमन अंक में लिखते हैं। मान यही रूल है, जब भी किसी भी वो रासायनिक जो यौगिक है, जब भी आप उसका आईपीसी नाम लिखेंगे तो पहले प्रति आयन, तब आपको लिगेंड लिखना है, लिगेंड अल्फाबेटिकल होगा, तब केंद्रीय परमाणु लिखना है, और केंद्रीय परमाणु के बाद आपको रोमन अंक जो होते हैं, उस रोमन अंक में आपको संख्या को क्या करना है, लिखना है। देखो ध्यान से देख लो, सब लोग सीख लो। प्रति आयन, तब लिगेंड, तब अल्फाबेटिकल नाम लिखेंगे, तब केंद्रीय परमाणु, और केंद्रीय परमाणु के बाद रोमन अंक में उसको क्या कहता है, लिखा जाता है। चलिए जल्दी से हम लोग देखना चाहते हैं, इंतजार बहुत हुआ ना, तो तनिक कुछ यौगिक हम लोग आईपीएससी नाम लिखते हैं। आइए देखिए कैसे आप इसका सूत्र लिखेंगे। पहला आपका दिया गया है, ठीक है, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट क्लोराइड। देखिए ध्यान से, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइडो, एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। चलिए और तुम्हें रोमन अंक दे दिया तो उसमें नहीं लिखेंगे, चलो इसमें रोमन अंक वाला हटा दीजिए, बात खत्म, ठीक है। देखो इसको 2 तरीका होता है, चाहे तो आप उल्टा लिख लीजिए तब भी हो जाएगा आपका, बात समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, अच्छा एक और इसके आगे क्लोराइड भी लिखा है, चलो क्लोराइड भी लिखा है, चलो ठीक है। देखो इसके कई तरीके हैं लिखने के। सबसे पहला तरीका क्या होता है ना, पीछे से लिखिए, यहाँ से पीछे से आप लिखना शुरू करिए खूब ध्यान से, और आगे बढ़ते चलिए। कहाँ से लिखिए, पीछे से लिखिए, खूब आराम से समझिए, देखो ध्यान से समझो। और यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट है ना, तो एक काम करिए, सबसे पहले ना आपको कैसे लिखना है, देखो ध्यान से। सबसे पहले आप कोबाल्ट 3 है ना, कोबाल्ट 3 लिख लीजिए, तब एक्वा क्लोराइड, तब टेट्रा एमीन। अच्छा बताओ, टेट्रा एमीन पहले दिया है ना, तो इसको टेट्रा एमीन तो पहले आता है, तो इसको पहले आप लिख लेंगे इस तरीके से, मान इसको पहले लिखेंगे, तब इसको लिखेंगे, तब इसको लिखेंगे, तब इसको लिखेंगे, तब इसको लिखेंगे, माने इधर से आप लिखिएगा। तो टेट्रा एमीन का मतलब क्या होता है, NH2,
NH2 होगा ना, NH2 होता है, एमीन का मतलब कि NH3 होता है। नहीं तो अमोनिया हो गया तो क्या हो गया? NH3 होगा। ठीक है, चलो तो पहले इसको लिखो, है ना, देखो मैं बता रहा हूँ, NH3 लिख लेना, ठीक है। और उसके बाद से 4 लिखो, NH3 4 क्यों लिख रहे हैं? टेट्रा के लिए। ए बाबू, अरे समझो, पहले इसको लिखोगे इधर, तब एक्वा क्लोराइडो है, तो बताओ एक्वा है, एक्वा के लिए क्या लिखोगे? H2 लिख लो, ठीक है। क्लोराइडो कह रहे हैं, क्लोराइडो के लिए Cl, क्लोराइडो Cl, बस। हाँ, कोबाल्ट के लिए CO लिख लेना, कोबाल्ट के लिए CO लिख लेना, क्या लिख लेना? CO लिख लेना। अब भाई क्लोराइड देखो बागल में भी है ना, तो क्लोराइड के लिए Cl लिखेंगे। लेकिन जानते हो दिक्कत क्या हुआ? दिक्कत ये हुआ कि आखिर जो आप लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ जरूर होगा कि इसके नीचे 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा। प्रति आयन में नो, प्रति आयन के नीचे 2 3 की ऐसे ही रहेगा, ये आपको जांचना है। मैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कहा टेट्रा का टेट्रामीन आपने लिख लिया, एक्वा का खाली एक्वा के लिए H2, जब एक्वा का तो H2 क्लोराइड कहेगा तो Cl लिखेगा, कोबाल्ट के लिए CO लिख दिया। अब यहाँ बीच में रोमन अंक नहीं लिखा जाता। हमने की दिक्कत क्या होता है कि जो बाहर, देखो रोमन अंक के बाद जो भी रहेगा उसको बाहर लिखेंगे आप। सुनते रहो मैं क्या बोल रहा हूँ बाबू कुंदा, रोमन अंक के बाद जो भी होगा उसको हम लोग को बाहर ही लिखना है। देखो इंटर के सिलेबस, देखो मैंने इंटर के सिलेबस का मतलब ये पढ़ाई कितना हार्ड है कि नहीं। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपके एरिया के आधा से अधिक लड़के इसको छोड़ दिए हैं, भगवान के भरोसे छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। पास हो गए तभी ठीक है, नहीं होंगे ठीक तभी ठीक है। बात समझिए, बहुत हार्ड सिलेबस है। आप देख रहे हैं, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, रात दिन आप पढ़ने वाले, माने एरिया के टॉपर स्टूडेंट आप लोग हैं, जाने माने स्टूडेंट आप लोग हैं। मान सही बात है, हंसने की कौन सी बात है। लगातार आप जुड़े रहते हैं पढ़ाई से, लगातार आप मेहनत करते रहते हैं, तो आपको कितनी परेशानी हो रही। तो जो बच्चा कभी किताब भी नहीं खोलता होगा उसी क्या होगी। देखो ना, किताब खोलने के बाद वो लिख ही नहीं पाएंगे। अगर वो सरकार कह दे कि चलो भाई आप लोग किताब लेकर लिख दीजिए, बुझाइबे ना करेगा उसको कौना पाठ में से है वो। बात समझिए, ओकरा क्या बुझाई कि कौना पाठ में से लाया गया। चलिए आप लोग बुझाता है ना कौना पाठ में से, कौना पाठ में से, नौवा पाठ में से। चलिए तो ये आपका रहेगा। हाँ, तो बात ही प्रॉब्लम क्या हो रही है कि Cl के नीचे ऐसे ही रखेंगे कि कुछ बदलेगा। तो बाबू सुनो, सब लोग सुनो, कैसे आपको हल करना। ये बताओ इसका कितना दिया है, इसका कितना दिया बताओ सोच के। 0 दिया है, 0 3 दिया है, यहाँ पर CO है ना, कोबाल्ट का 3 लिखो। Ix का कितना होता है -1 प्लस, जल का कितना होता है 0, सब तो लिखा गया सामने देख लेना। NH3 कितना होता है 0। अब भाई इसका तो निकालना है, इसका निकालना है x बराबर 0। चलो 3 में से जाएगा 2 और आई खाली x बचेगा बराबर 0, तो x बराबर -2। भाई को लेंगे तो माइनस में तो आएगा ही, तो लेकिन केवल इसके नीचे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से आपने सीखा। बताओ जाने कि नहीं जाने, ऐसे लिखा गया। पीछे से लिखते हैं, कभी भी आपको इस तरीके से दिखाई दे दे तो ऐसा लिखते चलिए मानी ये वाला चीज़ पहले, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है तब, ठीक है। अगर ये धातु से शुरू होगा तो यहाँ पर लिखते, धातु से शुरू होता है तो यहाँ पर लिखते, फिर यही क्रिया यहाँ से उल्टा हम लोग करते, यही क्रिया उल्टा करते हैं हम। बोलो कुछ कहना है राजकुमार बाबू? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे सब लोग। लेकिन बाहर जब भी लिखिएगा ना तो उसको ऑक्सीकरण संख्या इसको x मान लीजिएगा, बाकी सबका मान आप भर दीजिएगा। CO कितना, CO माना कितने परमाणु का तो दिया ही रहता है यहाँ पर, इसका कोई दिक्कत नहीं है। जितना यहाँ पर दिया हुआ उतना अंक में लिख लेंगे। 3 दिया है रोमन अंक में तो 3 लिख लेंगे, उसके बाद से बाकी जितना दिया गया उसको आप रख कर हल कर सकते। चलिए देख रहे हैं, कोई दिक्कत हुआ का? समझ में आया कि नहीं कुछ? पोटेशियम देखो एक और दिया गया, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट 2, ठीक है। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट 2, इसको मिटा देगा। 80 को यही सब कुछ सीखना चाहिए और क्या। लेकिन ये पाठ बहुत ही लंबा है, फिर भी हम कोशिश किए कि अधिक से अधिक आपको पढ़ाएं। क्या नाम है? पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट 3। अच्छा, आपको देखकर महसूस हो जाएगा बहुत आसान है। देखिए पहले धातु का ही नाम ले दिया है, पहले किसका नाम दे दिया? धातु का। तो पहले के लिखो, चलो के लिख लो, खूब ध्यान से समझना है सबको। के लिख लो, अब उल्टा लिखना है टेट्रा हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लिखोगे? OH, ज़्यादा नहीं ध्यान तो OH लिख लो। टेट्रा कह रहा था 4 लिख लो, ऑक्सीडो हो गया, जिंकेट JN लिख लो,
कोष्टक बंद कर दो, एक काम करो और पास कर लो, बंद कर दो। लेकिन के नीचे जरूर आपको जांच करना पड़ेगा कि क्या होगा। तो चलो इसको x मान लो, चलो इसको x मान लो, और जिंक का तो दिया है ना, 3 दिया है ना, तो 3 दिया कि 2 दिया, 3 है, 3 है, 2 नहीं है ना, ये कोष्टक यहाँ पर लगा 3 है। चलो इसका 3 लिखो, हो जाए कितना होता है -1, 3 है कि 2 है बताओ, 2 है, 2 ठीक है, 2 है, चलिए 2 है तो 2 लिख रहे हैं, इसमें क्या करना है, ठीक है। और इसका कितना है -1 का नीचे 4 है, तो 4 से गुणा करेंगे बराबर 0, तो x प्लस 2 आई क्या होगा -4 बराबर 0, तो x 4 में 2 जाएगा -2 बराबर 0, तो x पर कितना आ गया 2, x पर कितना आ गया 2, तो इसके नीचे के नीचे आप कितना लिख देंगे 2। देखो इस तरीके से आपका सूत्र होगा। कुछ सीख रहे हैं बताओ पहले किस तरीके से निकालना है। जब भी प्रतिआन लगाओगे ना तो उसमें हल नीचे अंदर कोनो दिक्कत नहीं है, जितना जितना दिया, ट्राई देगा तो 3 लिख देंगे, टेटा देगा तो 4 लिख देंगे, नहीं देगा तो डायरेक्टली वो लिख देंगे। लेकिन बाहर आपको जानकारी रखना पड़ेगा, निकाल करके रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बाबू, अब हम लोग आते हैं उपसंयोजक यौगिक का आईपीएसी नाम लिखना। उपसंयोजक यौगिक का आईपीएसी नाम, सूत्र दिया रहेगा, आईपीएसी नाम आपको क्या करना लिखना। इसमें क्या था आपका सूत्र दिया हुआ था, नाम दिया हुआ था, सूत्र आप लिख रहे थे। चलिए मिटा दो इसको। देखिए खूब अच्छा से समझने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। मिटा रहे हैं टोटल, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरे रिपीट हो रहा है ना, तो आइए उप सह संयोजक यौगिक का सूत्र से, सूत्र दिया होगा ठीक है ना, सूत्र से आईयूपीएसी नाम लिखना, सूत्र से आईपीएसी नाम लिखना। कैसे लिखा जाता है इसका नियम सुनो, इसका नियम सुनो। पहले लिगेंड लिखोगे, पहले लिगेंड नहीं, पहले प्रति आयन लिखोगे, प्रति आयन प्लस लिगेंड। कैसा लिखोगे? अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल, वही रूल था जो इसके पहले लिखे थे आप, अल्फाबेटिकल। उसके बाद से क्या लिखोगे? हाँ, तब आपका केंद्रीय परमाणु लिखा जाता है, केंद्रीय परमाणु। और तब यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या किस में? रोमन अंक में, रोमन अंक में लिखा जाता है। बोलो इतना सब लोग समझ में आया क्या? माने देखो एकदम नियम आपको याद ही होना चाहिए। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, प्रतिआयन बाद में आ जाता है, तो जब प्रतिआयन बाद में आएगा तो इस प्रतिआयन को बाद में लिखिएगा, पहले लिगेंड लिखिएगा। रूल यही है, जब प्रतिआयन बाद में आएगा माने कोष्टक के बाहर आएगा, तो उस प्रतिआयन को जो पहले लिखे हैं उसको उठा करके कहाँ कर देना, आपको बाद में कर देना। जैसे कहेगा पहले प्रति अगर आयन आता है, पहले प्रति आयन आता है तो पहले लिख देना, सिंपल सी बात है। जैसे आएगा वैसे आपको लिखना। अल्फाबेटिकल में लिगेंड लिखना, ये भी ध्यान रखेंगे। अल्फाबेटिकल में क्या लिख देना? लिगेंड लिख देना, फिर आपका नाम लिखा जाएगा। बोले कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम ही कहते नहीं होना चाहिए, तुम लोग क्या कहोगे? अच्छा चलो लिख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। K3 है और Cr और C2O4 का क्या है? 3 है। चलो C2O4 का 3 है, और इसका आपको क्या लिखना है? आईपीएसी नाम। कितने लोग लिख सकते हैं? लिखा जाएगा आप लोग से? बताइए, सब लोग लिखा जाएगा सब लोग से? देखो इसको कैसे लिखोगे समझाते हैं। ये तो आप जानते होंगे प्रति आयन है, तब प्रति आयन के नीचे कबो ट्राई फ्राई नहीं लिखा जाता है, केवल पोटेशियम लिखेंगे आप। उसके बाद से लिगेंड, तो 3 है ना, तो ट्राई लिखेंगे लिगेंड के लिए, ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई वो आना चाहिए, ऑक्सीलेटो लिख लो या ऑक्सीलेटो लिख लो। और तब आप क्या लिखेंगे? क्रोमेट, क्रोमियम नहीं क्रोमेट लिखा जाता है 8। लेकिन एक बात बताओ तुम लोग, सब लोग क्रोमेट तो लिखोगे, लेकिन इसका ऑक्सीकरण संख्या आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका तो 3 हो गया, दिया नहीं तो निकालते हैं, एक होता है ना, वैसा तो पहले ऑक्सीकरण संख्या ही निकाल लेते हैं। एक आता है 1, नीचे 3 है, 3 आई, इसका x अच्छा क्या होता है? -2 × 3 बराबर 0, तो 3 + x - 6 0, x - 3 बराबर 0। x अब क्या हो गया? +3। सोच के बताओ, x अब कितना हो गया? +3। x अब कितना हो गया? +3 है, उठा ले जाना इसका, तो +3 आ गया, तब तो लिखने में कोई दिक्कत है। पहले क्या लिखना है? पोटेशियम लिखना। पहले के लिए क्या लिखोगे? पोटेशियम, प्रति आयन है ना, पोटेशियम। चलो इसको क्या लिखोगे? ट्राई,
पोटेशियम ट्राई, इसको क्या लिखोगे? ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो। Cr को क्या लिखोगे? क्रोमेट, क्रोमेट। कितना आया है? 3 आया है ना, तो 3 आप रोमन अंक में लिखे। देखो ऐसे ही लिखना है आपको, समझ लो तो नहीं, देख लो ऐसे ही लिखना है आपको, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट। अरे सब इसका नाम लिखा गया ना। C2O4 का क्या नाम होता है? ऑक्सीलेटर होता है, तो ऑक्सीलेटर लिख लो। और Cr के लिए क्या? Cr को तो क्रोमेट कहते हैं, क्रोमेट लिख लो। इस प्रकार से इसको बता सकते। बोलो समझ में आया क्या आपको? देख लो सब लोग, आप किसी ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आप चलते हैं हम लोग सीधे घनागन, घनागन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है समझौता। जिसका नाम क्या है? समझौता। चले आगे बढ़े हम लोग, बताइए समझौता के पास चले, मिटा दो इसको। आइए, बहुत प्यारा सा टॉपिक चल रहे हैं हम लोग, समझौता, ठीक है। जल्दी से आ जाते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी। आइसोमेरिज्म अंग्रेजी में कहते हैं समझौता। देखो ध्यान से, खूब ध्यान से समझना है। कहोगे कि ऐसे यौगिक, क्या कहोगे बाबू? ऐसे यौगिक जिनकी संरचना सूत्र, जिसके अणु सूत्र समान होते हैं। ऐसे, सुनो ध्यान से, ऐसे यौगिक जिसके अणु सूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन उनकी जो संरचना होती है, उनका जो गुण होता है अलग अलग होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? समझौता। याद करो, आपने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। समझौता का मतलब क्या होता है? कि ऐसे यौगिक जिसके अणु सूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। याद करो, लेकिन उनका जो गुण होता है अलग अलग होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? समझौता। जैसे उदाहरण में देखिए खूब बढ़िया सा, K4FeCN6, मान लो CN4 हो गया और यहाँ पर Cl2 हो गया। एक ये उदाहरण है। फिर दूसरा आ गया K4 और यहाँ पर Fe और यहाँ पर CN4 और एक Cl बाहर और एक Cl अंदर। देखो ध्यान से देखो, इसके अणु सूत्र दोनों का समान है। दोनों का अणु सूत्र क्या है? समान है। कैसे अणु सूत्र समान है? यहाँ पर 4K है, यहाँ भी 4K, एक F यहाँ पर CN4 Cl2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर Cl2 है। तो अणु सूत्र दोनों का समान है, लेकिन इसकी गुण अलग अलग है। अलग अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर Cl2 होगा और यहाँ पर डबल Cl। बात समझे हो? तो ऐसे ही होगी जिसके अणु सूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन उसका गुण, उसका जो क्वालिटी होता है अलग अलग होता है, उसको समझौता कहते हैं। याद हुआ? क्या कहोगे? तो बोल दो तो एक बार। ठीक है, चलिए आते हैं फटाफट हम लोग देखते हैं बाबू। उसके बाद से समझौता के प्रकार, पहला जो होता है उसका नाम होता है संरचनात्मक समझौता। आओ तो ध्यान से देखते चलना। समझौता के प्रकार में आ जाते हैं। पहला आपका है संरचनात्मक समझौता। संरचनात्मक समझौता। तो आप सबको याद होगा कि अणु सूत्र समान होगा। अणु सूत्र क्या होगा? समान होगा। देखो ध्यान से, अणु सूत्र समान होगा, लेकिन इनके गुण क्या होंगे? अलग अलग होंगे। लेकिन इनका गुण नहीं, संरचना कह दीजिए। जब संरचनात्मक है तो संरचना कह दीजिए। तो इनकी संरचना क्या होती है? अलग अलग होती है। संरचना क्या होती है? अलग अलग होती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? संरचनात्मक समझौता। याद करो, ऐसे होगी जिसके अणु सूत्र समान होते हैं, लेकिन इसकी संरचना क्या होती है? हाँ, तो उसी को संरचनात्मक समझौता हम लोग कहते हैं। चलो कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, कुछ उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण क्या करते हैं देख लेते हैं जल्दी से। मान लो यहाँ पर दे दिया या फिर Cl4 आ गया, या फिर Cl4 आ गया और यहाँ पर Br आ गया। चलो मान लो, ये हटा दो कुछ टाइम, या फिर Cl4 क्या आ गया? Br आ गया। देखो अब इसकी यहाँ पर या फिर लिख लीजिए, यहाँ पर Cl3 करके, यहाँ पर Br करके, एगो आपका Cl3, एगो Cl आप बाहर निकाल दीजिए। देखो दोनों का अणु सूत्र समान हो गया। दोनों में Cl4 है, उसमें भी Cl4 है, लेकिन इसकी संरचना अलग अलग होगी। देख रहे हैं? इसकी जब संरचना बनाओगे तो अलग होगा, इसकी जब संरचना बनाओगे तो अलग होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, संरचनात्मक समझौता। जिसके अणु सूत्र समान होते हैं, लेकिन इसकी संरचना क्या होती है? अलग अलग होती है। तो इसी को क्या कहते हैं? संरचनात्मक समझौता। चलो उसके बाद से आपके पास आता है बाबू आयनन समझौता। दूसरा क्या होता है आपके? अब संरचनात्मक समझौता के कई भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं। 6 भाग में एक आयनन समझौता होता है, एक हाइड्रेट समझौता होता है, एक लवणीय समझौता है, एक बहुलकीकरण समझौता। ये सब समझौता होते हैं आपके। तो पहले आते हैं आयनन समझौता। तो ऐसे होगी जिनके अणु सूत्र समान होता है, लेकिन विलयन में उसका जो आयनन होता है ना, अलग अलग हो जाता है। बात समझ रहे हो? विलयन में उसका आयनन क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं?
अपने आयनों में टूट जाता है, तो इससे जो समझौता उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, आयनन समझौता कहते हैं। याद हुआ? माने ऐसे ही होगी जिसके अणु सूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन जब जल में डालते हैं तो अपने आयनों में टूट जाते हैं, उसी को आयनिक समझौता कहते हैं। देख लो तनी इसको, इस संरचनात्मक समझौता का पहला हिस्सा है, खूब ध्यान से देखो, आयनन समझौता, आयनन समझौता, ना घबराए चाहिए, एकदम आराम से पढ़ो। ऐसे ही होगी जिसका अणुसूत्र देखो, सब में जितने भी समझौता का परिभाषा होगा अणुसूत्र समान होगा, अणुसूत्र समान होगा। तो ऐसे ही होगी जिसका अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होता है, लेकिन जब उसको जल में डालते हैं तो अपने आयनों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, तो उसी को कहता है आयनन समझौता। मान लो कोई भी आपके पास है होगी, मान लो यहाँ पर K3 है, Fe है, मान लो यहाँ पर चाहे K4, अच्छा K3 लिख लो, Fe, और यहाँ पर Cn मान लो 5 है या 6 है, जो भी है। जब इसको जल में डालते हैं तो K3 के प्लस में टूट जाता है, प्लस Fe, और Cn किस में टूट जाता है, 5 के ऊपर -3 में टूट जाता है। तो इसी को हम लोग कौन सा समझौता कहते हैं, आयनन। आयनन का मतलब होता है ना जल में डालने पर टूट जाए, जल में डालने पर क्या होता है, टूट जाए। ठीक है, चलिए अब आइए हाइड्रेट समझौता, दूसरा इसका हाइड्रेट, सब लोग याद रखेंगे, एक बार जरूर आप सब लोग याद रखेंगे, हाइड्रेट समझौता किसे कहते हैं, आपसे कोई पूछे तो। बी नंबर, हाइड्रेट समझौता, हाइड्रेट। अच्छा, हाइड्रेट किसे कहते हैं, जल को कहते हैं। हाइड्रेट जब भी कहेगा तो जल को कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन होता है, तो देखो ऐसे ही होगी जिसका अणुसूत्र समान होता है, लेकिन सुनो ध्यान से, लेकिन ऐसे ही होगी जिसका अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन जो जल होते हैं, जल का जो विन्यास होता है अलग अलग होता है। मान जल की जो संरचना होती है, जो भिन्नता होती है, क्या होता है बाबू, अलग अलग होता है। तो उसी को हम लोग कौन समझौता कहते हैं, हाइड्रेट समझौता कहते हैं। माने यौगिक का संरचना शुद्ध समान होगा, लेकिन जो उसमें जल की बनावट होगी, जो जल की संरचना होगा, सब कैसा होगा, अलग अलग होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रेट समझौता। देखो इसमें माने अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे, अणुसूत्र समान होंगे, लेकिन जल का स्थान का होगा भाई भिन्न भिन्न होगा, जल का स्थान भिन्न भिन्न होगा। तो इससे जो समझौता उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, हाइड्रेट समझौता। अणुसूत्र समान होगा, लेकिन जल का जो स्थान होगा भिन्न भिन्न होगा। जैसे मान लो Fe है, और यहाँ पर मान लो H2 का 4 है, फिर यहाँ पर Cl2 है। ठीक है, एक तो ये संरचना बन गया इसका। दूसरा का क्या बन गया, देखो ध्यान से, Fe है, यहाँ पर H2O3 है, मान लो H2O है, यहाँ पर 3 कर लो, Cl2 यहाँ रखो, एक H2O आपका बाहर निकल गया। देखो अलग हो गया, 4 था लेकिन एक अलग हो गया। फिर तीसरा आप देखिए Fe है, मान लो H2O आपका 2 है, और Cl2 ऐसे ही रखो, और यहाँ पर H2O का ट्वाइस बाहर निकाल दो। तो इस प्रकार के समझौता को क्या, कौन से समझौता कहते हैं, हाइड्रेट समझौता। देखो जिसका अणुसूत्र समान है, लेकिन इसमें जल की, हाइड्रेट माने जल की जो स्थान है अलग अलग। देखो यहाँ पर अंदर सब जल था, यहाँ पर एक जल बाहर निकल गया, और यहाँ पर 2 जल बाहर निकल गए, लेकिन 4 हैं, यहाँ भी 4 है, यहाँ 2 3 और एक जोड़ेगा 4, यहाँ 2 है, यहाँ 2 4, Cl2 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 Fe माने जल की जो स्थान होगी अलग अलग होगी, तो उसी को हम लोग कौन सी समझौता कहते हैं, हाइड्रेट समझौता। तो ऐसे ही होगी जिसकी अणुसूत्र समान होंगे, लेकिन जल की जो बनावट होगी, जल का जो स्थान होगा अलग अलग होगा। ठीक है, अब आइए लवणीय समझौता। कौन समझौता, लवणीय। वे यौगिक जिनके माने अणुसूत्र समान होते हैं, वैसे यौगिक जिसमें हम लोग उभयदंती लिगेंड पाए जाते हैं, और दोनों बारी बारी से अपने लिगेंड को क्या करते हैं, देते रहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं लवणीय समझौता। अच्छा, लिगेंड का मतलब क्या होता है, सिंपल सी एक बात सुनिए, सी नंबर है आपका लवणीय समझौता। तो लवण कौन बनाता है, जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है। तो लवण में अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है, तो इसमें उभयदंती होगा, तो ये भी अदला बदली करके अपने आयनों को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देते हैं। जैसे मान लो Fe हो गया, और यहाँ पर लिख लो NO2 हो गया, Fe हो गया, क्या हो गया, NO2 का 6 हो गया, NO2 का 6 हो गया। तो देखो अदला बदली कर देंगे, एक बार N इसके साथ ऐड हुआ है ना, एक बार O इसके साथ, एक बार Fe ऐसे ही लिख लेना। ठीक है, ONO लिख सकते हो, इसका 6 है तो 6 लिख सकते हो। तो देखो दोनों का संरचना सूत्र सेम है। देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, एक Fe है, एक Fe है। तो जिनके अणुसूत्र समान होता है, देखो इसका संरचना
मतलब इसका अणु सूत्र और इसका अणु सूत्र समान है, लेकिन इसकी जो संरचना बन रही है, इसकी जो बनावट बन रही है वो कहाँ है, अलग अलग रहते हैं। इसी समझौता को हम लोग कौन समझौता कहते हैं, लौंडी, जिसके माने अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन इसके जो क्वालिटी होते हैं, इसके जो माने ये गुण होता है उभयदंती लिगेंड पाए जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं। बहुलीकरण आ जाओ, बहुलीकरण समझौता ऐसे उपसार संयोजक होगी जिसके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं लेकिन इसके अणु सूत्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। या इसकी जो अनुपात होता है, इनकी जो अनुपात होता है क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बहुलीकरण। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। सी नंबर तो हो गया ना, डी नंबर आ जाओ, बहुलीकरण। बहुलीकरण समझौता, एक बार सुना रहेगा तो याद रहेगा। अणु सूत्र क्या होता है, इसका समान होता है। अणु सूत्र क्या होता है, समान होता है। या इसका अणु सूत्र समान होता है, मूलानुपाती सूत्र भी कह सकते हैं, समान होता है। ये अणु सूत्र में देखो, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र समान होता है लेकिन इसका अणु सूत्र अलग अलग होता है। अणु सूत्र क्या होता है, अलग अलग। अच्छा, दोनों में अंतर देख लो। मूलानुपाती सूत्र ही होता है ना, कितने उसके में है काउंट करके लिख दिया जाता है। आज जो अणु सूत्र होता है उसकी संरचना कैसी होती है उसको हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया, तो ध्यान से देखना है आपको कि पीटी आपका है, पीटी माने प्लेटिनम होता है ना, और NH3 है, इसका ट्वाइस, और फिर आपका Cl2 है, ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका Cl2 दे दिया। ये मान लो कि ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास क्या दिया है, पीटी दे दिया, पीटी, और फिर आपका NH3 का 4 दे दिया, NH3 का 4 दे दिया, फिर इसको बंद है, फिर आपका पीटी दे दिया, फिर आपका Cl का 4 दे दिया, ठीक है। तो दोनों में देखो, इसमें काउंटिंग कर लो कितना है, पीटी 1 है, संबंध है, Cl2 कितना है, 4 है, 4 है ना। या पहले इसको देख लो, NH3 कितने हैं, 2 है, ठीक है, NH3 2 है। एक काम करो, इसको एक ही रखना है, तो खाली 2 ही Cl2 ही रखना है। और यहाँ पर Cl2 भी कितने हैं, 2, देखो ये भी 2 है, यहाँ 2 दिखा रहे, ये भी 2 है, ये भी 2 है। इसका आ जाओ, इसका ये कौन है मालूम है, ये मूलानुपाती सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र। जब अणु सूत्र देखते हैं तो यही आता है इसका, ठीक है। अब इसका तो नहीं, आप देख लीजिए, पहले मूलानुपाती सूत्र देखते हैं, पहले अणु सूत्र देख लो, देखो ये अलग आ जाएगा। इसका पीटी 1 है तो 1 लिख लो, भाई कितना है, 4 है, नहीं 2 हो रहे हैं, देखो पीटी 2 हो रहे हैं तो 2 लिख लो। इसका कितना हो रहा है, 4, एमिन 4 है ना, तो 4 लिख लो। इसका भी क्या होगा, 4। तो इस तरह से अलग है कि हालांकि कामा लेंगे तो फिर एक जैसा आ जाता है। तो अणु सूत्र माने अलग अलग आ जाते हैं। देखो इसका अलग आ जाएगा अणु सूत्र, 1 संबंध 2 संबंध 2 रहेगा, और इसका 2 संबंध 4 संबंध 4 होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलीकरण। और क्या बात से उपसंयोजक समझौता भी जान गए। उसके बाद से त्रिविमीय समझौता, त्रिविमीय समझौता। देखो त्रिविमीय समझौता का मतलब होता क्या है, तो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, तब समपक्ष और विपक्ष पढ़ करके तब आज का दिन का हम लोग समाप्त करेंगे। ज़्यादा आएगा इसमें ढेर ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा तो है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी मान लीजिएगा कि 1 मिनट देख लिया जाए। चलो देखो, अब त्रिविमीय समझौता को बहुत ध्यान से देखना है आपको। त्रिविमीय देख लो, त्रिविमीय में एक समपक्ष देख लेना है और एक विपक्ष देख लेना है, ठीक है। उसके बाद से ज्यामितीय समझौता देख लेना है, ठीक है। उसके बाद से प्रकाशिक समझौता देख लेना है, ठीक है। चलो उसके बाद से आपका वर्नर का सिद्धांत है, ये भी ठीक है ठाक है आपका, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग जल्दी से त्रिविमीय समझौता। त्रिविमीय समझौता, आप इसको, हालांकि ये पाठ संपन्न है मानिए, जब संडे आएगा तब तक एक फर्स्ट टॉपिक का चैप्टर हमारा समाप्त होगा। लेकिन रोज आप जब भी हमारा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो सेकेंड पार्ट, हमारा सेकेंड किताब ही हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है। बाकी तो फर्स्ट में देख रहे हैं कितना अच्छा है, एक बार में आदमी को याद होता चला जा रहा है। त्रिविमीय समझौता का मतलब क्या होता है, देखो माने ऐसे ही होगी जिसके अणु सूत्र समान होता है। अणु सूत्र क्या होता है, समान होता है, लेकिन इनकी क्या अलग अलग होती है, याद है। लेकिन इनकी जो देखो जो माने बताने, जो माने दी का स्थान में, दी का स्थान का मतलब होता है
जहाँ पे इसको प्रदर्शित किया जाता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। लेकिन दी का स्थान में इसकी व्यवस्था जो होती है अलग अलग होती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बताओ उसी को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिविमीय समयोता कहते हैं। त्रिविमीय समयोता कहते हैं। देखो बाबू, इधर त्रिविमीय समयोता की बात हो रही है, लेकिन एक बात होगी समपक्ष और एक बात होगी विपक्ष की। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसी में समपक्ष की बात होगी। इसी को अंग्रेजी में क्या कहता है, समपक्ष को अंग्रेजी में कहता है सीस। देखो जब समान परमाणु एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में होता है तो उसको समपक्ष कहते हैं। एक ही दिशा में हो तो समपक्ष कहते हैं। सबको याद होना चाहिए, अभी जस्ट समपक्ष कहते हैं, ठीक है ना। समपक्ष का मतलब होता है कि जब समान परमाणु, जैसे Cl है तो एक ही दिशा में, Br है तो एक ही दिशा में, एक ही तरफ है, तो उसको समपक्ष कहते हैं, ठीक है। अब एक होता है विपक्ष। विपक्ष माने विपरीत। विपक्ष का मतलब क्या होता है, विपरीत। सबको याद होगा कि जब समान परमाणु विपरीत दिशा में हो, कहाँ हो, विपरीत दिशा में हो, तो उसको विपक्ष कहते हैं। विपरीत दिशा में हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, विपक्ष कहते हैं, उसे विपक्ष कहते हैं। चलो एक आपके पास मैं संरचना बना के दिखा रहा हूँ। Pt है, Cl2 है और NH3 है, ठीक है। NH3 का ट्वाइस यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। Pt है, Cl है, NH3 का ट्वाइस आपका। इसका आपको समपक्ष बना कर दिखाना है और क्या बना कर दिखाना है, विपक्ष बना कर दिखाना है। खूब ध्यान से देखना, क्या बनाना है, समपक्ष बनाना है और विपक्ष बनाना है। देख लो ध्यान से। PtCl2 NH3 का क्या ट्वाइस है, इसका समपक्ष बना कर दिखाना है और फिर क्या बना कर दिखाना है, विपक्ष बना कर दिखाना है। तो देखो ध्यान से। आइए केंद्रीय परमाणु है तो यहाँ पर Pt1 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे आप, Pt1 लिख लेंगे, Pt। और कितने आपके हैं, Cl, एक यहाँ पर Cl है, एक यहाँ पर Cl है, एक यहाँ पर NH3 है और यहाँ पर एक NH3 है। चलो मान लो कैसे दे दिया, तो ये तो एक ही दिशा में है, दोनों एक ही पास है, तो इसको क्या कहोगे, समपक्ष। समपक्ष कभी भी नो समपक्ष जब भी काउंटिंग करना तो जो कम संख्या में होगा उसको, लेकिन इसमें दोनों बराबर है। किसी में 4 होता है, मान लो NH3 4 होता है, Cl2 2 होता है, तो Cl2 को ही हम लोग देखते हैं, एक ही दिशा में, तो समपक्ष है। चलो मान लो Pt है, एक और बना रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर क्या है, NH3 है, इधर का है आपके पास NH3 है। अब देखो दोनों विपरीत हो गए, देखो ना, एक ऊपर हुआ एक नीचे हुआ, देखो दोनों विपरीत हो गए, एक ही दिशा में, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विपक्ष कहते हैं। जब दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, विपक्ष कहते हैं। क्यों विपक्ष कह रहे हैं, क्योंकि दोनों के एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कौन समयोता कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिविमीय समयोता। माने द्वि का स्थान में जो इसको प्रदर्शित किया गया है वह अलग अलग किया गया है, लेकिन इसकी संरचना सूत्र क्या है,